रात का वक्त है। मिडिल ईस्ट के डेजर्ट में तेज हवा चल रही है। दूर कहीं सायरन की आवाज सुनाई देती है। दुनिया के मैप पर एक छोटा सा कंट्री है, इतना छोटा कि कभी कभी नजर भी नहीं आता, लेकिन पावर इतनी बड़ी है कि दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज भी उस पर नजर रखते हैं। ये कहानी है इजराइल की, एक ऐसा देश जो वॉर के बीच पैदा हुआ और आज भी कॉन्फ्लिक्ट के बीच ही जी रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इतनी छोटी कंट्री इतनी पावरफुल कैसे बनी? और जब ये बार बार वॉर्स लड़ता है तो इसका इकोनॉमी कोलैप्स क्यों नहीं होता? इस कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे, 20वीं सदी के बीच में, जब दुनिया एक बड़े वॉर से निकल ही रही थी और मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल मैप बिल्कुल अलग था। फिर आया एक मोमेंट जिसने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। 1948। इसी साल एक नया कंट्री दुनिया के मैप पर आया, इजराइल। लेकिन इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद सिचुएशन बहुत टेंस हो गई। इजराइल के आसपास के कई अरब कंट्रीज ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और फिर शुरू हुआ एक कॉन्फ्लिक्ट जो आज तक खत्म नहीं हुआ। उस वक्त इजराइल एक नया कंट्री था, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, पॉपुलेशन कम थी और आर्मी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन फिर भी इजराइल ने सर्वाइवल के लिए फाइट की और यहीं से शुरू हुई एक सर्वाइवल स्टोरी। अगले कुछ सालों में इजराइल को बार बार वॉर्स फेस करने पड़े। हर वॉर एक टेस्ट था, एक टेस्ट कि क्या यह नया कंट्री सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। लेकिन हर वॉर के बाद एक चीज क्लियर होती गई, इजराइल सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो स्ट्रॉन्गर हो रहा था। टाइम के साथ इजराइल ने अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाना शुरू किया। एक सिस्टम डेवलप हुआ जहां ऑलमोस्ट हर यंग सिटीजन को आर्मी ट्रेनिंग मिलती है। यह मिलिट्री फोर्स है इजराइल डिफेंस फोर्सेस या फिर आईडीएफ। आईडीएफ सिर्फ एक आर्मी नहीं है, यह इजराइल के एग्जिस्टेंस का बैकबोन है। यहां मिलिट्री सर्विस सिर्फ ड्यूटी नहीं, कल्चर है। इजराइल में कई यंग लोग स्कूल के बाद सीधा आर्मी ज्वाइन करते हैं। वहां ट्रेनिंग सिर्फ वेपन्स चलाने की नहीं होती, वहां डिसिप्लिन सिखाया जाता है, स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वाइवल सिखाया जाता है। क्योंकि इजराइल एक ऐसी रीजन में है जहां सिक्योरिटी कभी गारंटीड नहीं होती, यहां पीस कभी परमानेंट नहीं होता। इसी वजह से इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सबसे एडवांस्ड सिस्टम्स में कन्वर्ट कर दिया है। आज इजराइल के पास मॉडर्न टैंक्स हैं, एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं और एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया भर में फेमस है, आयरन डोम। आयरन डोम का काम सिंपल है, अगर एनिमी रॉकेट अटैक करे तो यह सिस्टम उन रॉकेट्स को एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यह टेक्नोलॉजी इजराइल के डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। लेकिन इजराइल की रियल पावर सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं है। इस कंट्री के पास एक और पावरफुल वेपन है, एक इनविजिबल वेपन, इंफॉर्मेशन। और इसी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है एक इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम दुनिया भर में फेमस है, मोसाड। मोसाड का काम होता है इंटेलिजेंस गैदर करना, सीक्रेट ऑपरेशंस कंडक्ट करना और थ्रेट्स को पहले ही आइडेंटिफाई करना। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं इजराइल की स्ट्रेंथ सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस में है। लेकिन इजराइल की स्टोरी का एक और इंपॉर्टेंट एंगल भी है, एक इंटरनेशनल कनेक्शन, एक अलायंस जो जियोपॉलिटिक्स को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। और वो अलायंस है इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। आज अमेरिका और इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अमेरिका इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट देता है, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन होता है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी दोनों कंट्रीज अक्सर एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप कैसे बना और इसका इंपैक्ट मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर क्या हुआ? इसका जवाब छुपा है हिस्ट्री के उन वॉर्स में जिन्होंने पूरे रीजन को हमेशा के लिए बदल दिया, 6 डे वॉर। और वहीं से शुरू हुई इजराइल की रियल पावर की कहानी। रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था, सुबह होने वाली थी। लेकिन मिडिल ईस्ट में एक ऐसी टेंशन थी जो किसी भी वक्त वॉर में बदल सकती थी। इजराइल के बॉर्डर्स के आसपास सिचुएशन बहुत डेंजरस हो चुकी थी। मल्टीपल अरब कंट्रीज अपनी आर्मीज मोबिलाइज कर रही थी, मिलिट्री टैंक्स बॉर्डर पर खड़े थे, फाइटर जेट्स रेडी थे और दुनिया को लग रहा था एक और बड़ा वॉर शुरू होने वाला है। उस वक्त इजराइल एक छोटा सा कंट्री था, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एनिमीज बहुत थे, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और कई और कंट्रीज। सबके पास स्ट्रॉन्ग आर्मीज थीं,
सबके पास मॉडर्न वेपन्स थे और सबका टारगेट एक ही था, इजराइल को डिफीट करना। इजराइल की गवर्नमेंट को पता था अगर ये वॉर स्टार्ट हो गया तो सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इजराइल ने एक रिस्की डिसीजन लिया, एक ऐसा डिसीजन जो हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। वॉर का वेट करने के बजाय इजराइल ने पहला अटैक करने का प्लान बनाया। सुबह का वक्त था, स्काई बिल्कुल क्लियर था, और फिर एक मोमेंट आया जब इजराइल के फाइटर जेट्स सडनली स्काई में उठे। टारगेट था इजिप्ट के एयर बेसिस। ऑपरेशन इतना फास्ट था कि इजिप्ट को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। मिनट्स के अंदर ही इजरायली जेट्स ने मल्टीपल एयर बेसिस को स्ट्राइक कर दिया। रनवेज डिस्ट्रॉय हो गए, फाइटर प्लेन्स ग्राउंड पर ही डिस्ट्रॉय हो गए, और कुछ ही घंटों में इजिप्ट की एयरफोर्स का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था। ये स्ट्रैटेजी सिंपल थी, अगर एनिमी की एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो बैटलफील्ड में एडवांटेज मिल जाता है, और वही हुआ। इजराइल ने एयर सुपीरियॉरिटी गेन कर ली। अब बैटलफील्ड का कंट्रोल इजराइल के पास था। अगला टारगेट था ग्राउंड वॉर। इजरायली टैंक्स डेजर्ट में आगे बढ़ने लगे। साइनाई डेजर्ट में हैवी बैटल्स शुरू हो गईं। डस्ट और एक्सप्लोजन्स के बीच टैंक्स मूव कर रहे थे। सोल्जर्स इंटेंस कॉम्बैट में थे। हर घंटे सिचुएशन चेंज हो रही थी, लेकिन एक चीज क्लियर थी, इजराइल की आर्मी बहुत ऑर्गेनाइज थी, उनकी स्ट्रैटेजी प्रिसाइज थी और स्पीड बहुत फास्ट थी। इस वॉर का नाम पड़ा 6 डे वॉर, क्योंकि ये वॉर सिर्फ 6 दिन चला। लेकिन इन 6 दिनों में मिडिल ईस्ट का मैप ही चेंज हो गया। इजराइल ने साइनाई पेनिनसुला कैप्चर कर लिया, वेस्ट बैंक कैप्चर हो गया, और गोलान हाइट्स भी इजराइल के कंट्रोल में आ गया। ये विक्ट्री दुनिया के लिए शॉकिंग थी। एक छोटा सा कंट्री मल्टीपल आर्मीज के अगेंस्ट फाइट कर रहा था और सिर्फ 6 दिन में वॉर जीत गया। लेकिन इस विक्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट इंपैक्ट हुआ। इस वॉर के बाद दुनिया को रियलाइज हुआ इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत पावरफुल है, और इसी मोमेंट से इजराइल का इमेज चेंज होने लगा। अब लोग इजराइल को सिर्फ एक स्मॉल कंट्री नहीं समझते थे, अब इजराइल को एक सीरियस मिलिट्री पावर माना जाने लगा। लेकिन हर विक्ट्री के साथ नए कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा होते हैं। 6 डे वॉर के बाद मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, और कुछ सालों बाद एक और डेंजरस वॉर शुरू हुआ। एक ऐसा वॉर जिसमें इजराइल को एक बार फिर सर्वाइवल के लिए फाइट करनी पड़ी। ये वॉर था यॉम किपुर वॉर, और इस वॉर ने इजराइल को एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया, एक लेसन जो आज तक उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जाती, कभी कभी सबसे डेंजरस वॉर्स शैडो में लड़ी जाती हैं। ऐसी वॉर्स जहां ना टैंक्स दिखते हैं ना फाइटर जेट्स, सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन ही सबसे पावरफुल वेपन बन जाती है। इजराइल ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी। 6th डे वॉर के बाद इजराइल की मिलिट्री पावर दुनिया ने देख ली, लेकिन इजराइल की रियल स्ट्रेंथ सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं थी। उसकी रियल स्ट्रेंथ छुपी हुई थी इंटेलिजेंस नेटवर्क में। इस नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है मोसाद, दुनिया की सबसे फेमस इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक। मोसाद का काम सिंपल लगता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, और अगर जरूरत पड़े तो सीक्रेट ऑपरेशंस कंडक्ट करना। लेकिन रियलिटी में मोसाद का काम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इस एजेंसी के एजेंट्स दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में काम करते हैं, कभी बिजनेसमैन बनकर, कभी डिप्लोमैट्स बनकर, और कभी बिल्कुल नॉर्मल सिविलियंस बनकर। उनका मिशन होता है इंफॉर्मेशन, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अगर किसी कंट्री को एनिमी की प्लानिंग पहले ही पता चल जाए तो वो वॉर स्टार्ट होने से पहले ही उसका जवाब तैयार कर सकती है। इसी वजह से इंटेलिजेंस एजेंसीज मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और मोसाद इस गेम में काफ़ी एक्सपीरियंस माना जाता है। कई बार मोसाद ने ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं जिन्होंने दुनिया भर में हेडलाइंस बनाई हैं, सीक्रेट मिशंस, कोवर्ट सर्वेलेंस, और कभी-कभी टारगेटेड ऑपरेशंस। इन ऑपरेशंस का गोल यूजुअली एक ही होता है, इजराइल की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इंटेलिजेंस वॉर का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में वॉरफेयर सिर्फ गन्स और टैंक्स तक लिमिटेड नहीं है, साइबर वॉरफेयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट बन चुका है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिजिटल सर्वेलेंस, डेटा मॉनिटरिंग, ये सब मॉडर्न इंटेलिजेंस का हिस्सा बन चुके हैं, और इजराइल इस फील्ड में भी काफ़ी एडवांस्ड माना जाता है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं इजराइल की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जितनी ही पावरफुल हैं, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन स्ट्रांग हो तो डिसीजंस भी स्ट्रांग होते हैं।
लेकिन इंटेलिजेंस और मिलिट्री पावर के अलावा इजराइल की स्टोरी का एक और इंटरेस्टिंग एंगल भी है, एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप, एक अलायंस जो जियोपॉलिटिक्स को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। ये अलायंस है इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। आज अमेरिका और इजराइल के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग माने जाते हैं। मिलिट्री कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कई इंटरनेशनल इश्यूज पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के क्लोज एलाइज के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप कैसे बना और इसका इम्पैक्ट मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर क्या हुआ, ये समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में अलायंसेस कभी सिंपल नहीं होते। हर अलायंस के पीछे हिस्ट्री होती है, स्ट्रैटेजी होती है और पावर का बैलेंस होता है। और इसी बैलेंस ने मिडल ईस्ट को दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स रीजन्स में से एक बना दिया। दुनिया की पॉलिटिक्स कभी सिंपल नहीं होती। हर कंट्री अपनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलायंसेस बनाती है, और मिडल ईस्ट में एक अलायंस ऐसा है जिसके बारे में दुनिया भर में डिस्कशन होता है। ये अलायंस है इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। आज के टाइम में अमेरिका और इजराइल को क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स माना जाता है। मिलिट्री कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और डिप्लोमैटिक सपोर्ट। कई इंटरनेशनल इश्यूज पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ खड़ी नजर आती हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप सिर्फ ओवरनाइट नहीं बना। इसके पीछे डेकेड्स की हिस्ट्री है और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस भी। कोल्ड वॉर के टाइम पर मिडल ईस्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट रीजन बन चुका था। इस रीजन में इन्फ्लुएंस का मतलब था एनर्जी रिसोर्सेज पर कंट्रोल और जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। इसी पीरियड में अमेरिका ने इजराइल को एक इंपॉर्टेंट रीजनल एलाई के रूप में देखना शुरू किया। टाइम के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन भी स्ट्रांग होता गया। अमेरिका ने इजराइल को एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना शुरू किया। मॉडर्न एयरक्राफ्ट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और डिफेंस रिसर्च में कोलैबोरेशन। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस कोऑपरेशन ने इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी को और स्ट्रांग बना दिया। लेकिन ये रिलेशनशिप सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी कोऑपरेशन काफ़ी स्ट्रांग है। इजराइल को अक्सर स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। यहाँ टेक्नोलॉजी कंपनीज और रिसर्च लैब्स का स्ट्रांग इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन सब फील्ड्स में इजराइल का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और कई अमेरिकन कंपनीज भी इजराइल में रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स ऑपरेट करती हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर अलायंस के साथ कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। मिडल ईस्ट एक कॉम्प्लेक्स रीजन है और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल टेंशन्स काफ़ी पुराने हैं। इसी वजह से इजराइल और अमेरिका का रिलेशनशिप भी कई बार इंटरनेशनल डिबेट्स का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग इसे स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, इस अलायंस ने मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को डीपली इन्फ्लुएंस किया है और इसी इन्फ्लुएंस ने इजराइल की ग्लोबल पोजीशन को भी स्ट्रांग बनाया है। लेकिन इजराइल की स्टोरी का एक और सरप्राइजिंग पार्ट भी है, एक ऐसा पार्ट जो कई लोगों को हैरान करता है। एक कंट्री जो बार बार वॉर्स फेस करता है, फिर भी उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग कैसे रहती है? कैसे एक छोटा सा कंट्री टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में दुनिया के लीडिंग नेशंस में शामिल हो गया? इसका जवाब छुपा है इजराइल की इकोनॉमी और इनोवेशन सिस्टम में, और इसी स्टोरी को हम देखेंगे। एक कंट्री जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करता हो, जिसके बॉर्डर्स पर हमेशा सिक्योरिटी टेंशन हो, जहां हर जनरेशन को आर्मी ट्रेनिंग लेनी पड़ती हो, ऐसे कंट्री की इकोनॉमी वीक होनी चाहिए। लेकिन इजराइल की स्टोरी बिल्कुल अलग है। वॉर के बीच भी इजराइल की इकोनॉमी स्ट्रांग बनी रही, और इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स इजराइल को एक यूनिक एग्जाम्पल मानते हैं। एक ऐसा कंट्री जहां सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं और इनोवेशन भी। आज इजराइल को दुनिया भर में अक्सर स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। इस छोटे से कंट्री में हजारों टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। टेल अवीव जैसी सिटीज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब्स बन चुके हैं। यहाँ साइबर सिक्योरिटी कंपनीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब्स हैं और डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स भी। कई ग्लोबल कंपनीज भी इजराइल में रिसर्च सेंटर्स ऑपरेट करती हैं, जैसे इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स भी इजराइल में इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इजराइल की टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के पीछे कई रीजंस हैं। एक रीजन है एजुकेशन सिस्टम।
साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड्स में रिसर्च को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। दूसरा रीज़न है मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस। इजराइल की आर्मी में काम करने वाले कई यंग इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स बाद में टेक्नोलॉजी कंपनीज स्टार्ट करते हैं। इसलिए मिलिट्री और टेक्नोलॉजी इनोवेशन का कनेक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। साइबर सिक्योरिटी में इजराइल दुनिया के लीडिंग कंट्रीज में से एक माना जाता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में डेटा सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न बन चुकी है और इसी फील्ड में इजराइल की कंपनीज और रिसर्चर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इजराइल की इकोनॉमी सिर्फ टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है। एग्रीकल्चर में भी इनोवेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेजर्ट रीजन होने के बावजूद इजराइल ने एडवांस्ड इरिगेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं। ड्रिप इरिगेशन जैसे सिस्टम्स ने एग्रीकल्चर को एफिशिएंट बना दिया है। वाटर मैनेजमेंट और डेजर्ट फार्मिंग में भी इजराइल का एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक माना जाता है। इसी वजह से कई कंट्रीज इजराइल के एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इकोनॉमी और इनोवेशन के साथ साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस भी इजराइल की रियलिटी का हिस्सा हैं और इसी बैलेंस ने इजराइल को एक यूनिक कंट्री बना दिया है। एक साइड पर मिलिट्री रेडीनेस और दूसरी साइड पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन। एक साइड पर कॉन्फ्लिक्ट्स और दूसरी साइड पर ग्लोबल स्टार्टअप्स। इसी कॉम्बिनेशन ने इजराइल को एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बना दिया है। एक छोटा सा कंट्री लेकिन ग्लोबल टेक्नोलॉजी और डिफेंस इनोवेशन में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर। लेकिन इजराइल की स्टोरी का एक और इम्पॉर्टेंट एंगल भी है, एक एंगल जो अक्सर इंटरनेशनल डिबेट्स का हिस्सा बन जाता है। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स और इजराइल पैलेस्टाइन इशू। ये कॉन्फ्लिक्ट डेकेड से चल रहा है और इसी कॉन्फ्लिक्ट ने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को डीपली शेप किया है। मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री सिर्फ वॉर्स और अलायंसेस की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी भी है जो डेकेड से चल रहा है। एक कॉन्फ्लिक्ट जिसे दुनिया इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानती है। इस कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स बहुत पुरानी है। लैंड, आइडेंटिटी और हिस्ट्री, इन तीनों चीज़ों ने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट की है। जब इजराइल बना तब इस रीजन में पॉलिटिकल टेंशन्स भी बढ़ गए। इसी रीजन में एक और पॉपुलेशन रहती थी, पैलेस्टीनियंस, और यहीं से शुरू हुआ एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। सालों तक वॉर्स, प्रोटेस्ट्स और पॉलिटिकल नेगोशिएशंस चलते रहे। कभी पीस टॉक्स हुई, कभी सीज फायर्स अनाउंस हुए, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं मिल पाया। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक इंपॉर्टेंट रीजन है गाजा स्ट्रिप, एक छोटा सा कोस्टल एरिया जहां मिलियंस लोग रहते हैं, और एक और रीजन है वेस्ट बैंक। ये दोनों एरियाज इस कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में रहे हैं। कभी मिलिट्री टेंशन्स, कभी पॉलिटिकल डिबेट्स और कभी ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स। इसी वजह से मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, ये हिस्ट्री, आइडेंटिटी और जियोपॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन है, और इसी रीजन से इसका सोल्यूशन भी इजी नहीं है। आज इजराइल मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल मिलिट्रीज में से एक रखता है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है, और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन साथ ही ये रीजन अभी भी टेंशन से भरा हुआ है और फ्यूचर अभी भी अनसर्टन है। इजराइल की स्टोरी एक पैराडॉक्स जैसी लगती है, एक छोटा सा कंट्री जो लगातार वॉर्स और थ्रेट्स फेस करता है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है। और शायद इसी वजह से इजराइल दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज में से एक है। एक कंट्री जिसका पास्ट वॉर से भरा हुआ है और जिसका फ्यूचर अभी भी लिखा जा रहा है। ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री अभी भी लिखी जा रही है।